नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की साइंस। तो साइंस का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो उसका हम 2 वीडियो बना चुके हैं और ये पार्ट 3 है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देखिएगा, पार्ट 3 देखिएगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। संक्षारण क्या है? संक्षारण को समझने से पहले हम कुछ बातों पे ध्यान देते हैं। हम जनरल एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर संक्षारण की बात करेंगे। देखिए, संक्षारण एक प्रक्रिया होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम बारिश के दिनों में कोई भी लोहा घर से बाहर रख देते हैं, बारिश में रख देते हैं, तो कुछ समय बाद या कुछ दिनों बाद उस पर क्या होता है, जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। तो इस क्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। अर्थात वो जंग कैसे लगा उस लोहे पर? जब उस पर नमी हुई, अर्थात जब उस पर पानी पड़ा और वायु की उपस्थिति हुई, तो उसका जंग जम गया उस लोहे पर। तो हम कह सकते हैं उस लोहे का क्या हो गया, संक्षारण हो चुका है। तो संक्षारण की प्रक्रिया क्या होगी? संक्षारण की डेफिनेशन क्या होगी? वह प्रक्रिया जिसमें हवा, नमी या जल से क्रिया करके कोई भी धातु गलने लगती है, ऐसी प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। ये बच्चे ने गलत लिख दिया है, लेकिन इसे हम संक्षारण कहते हैं। ठीक है ना? संक्षारण समझ गए? देखिएगा, नमी और वायु की उपस्थिति में कोई भी धातु है, कोई भी लोहा है, धातु है, उस पर जंग लग जाती है, अर्थात वो खराब होता है, हल्का गलता है लोहा। तो ये क्रिया क्या है? ये क्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण की क्रिया कहलाती है। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंटर में आपको पढ़ने को मिलेगा और 10th में भी पढ़ने को मिलता है। तो इसके हम संक्षारण के उदाहरण कैसे दे सकते हैं? जैसे लोहे पर जंग लगना, ये भी इसका उदाहरण है। और भी देखे होंगे घर पे, जैसे कि पुराने बर्तन होते हैं, जैसे फूल की थाली कहते हैं। जब उस पर पानी पड़ता है, पानी के छींटे पड़ते हैं, तब क्या होता है, उस पर धब्बे से पड़ने लगते हैं। तो जब धब्बे पड़ने लगते हैं तो वो प्रक्रिया संक्षारण की प्रक्रिया ही होती है। ठीक है ना? अब ये भी इम्पोर्टेंट है कि संक्षारण से बचाव आखिर कैसे किया जाए। तो संक्षारण से बचाव करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपर में आता है। तो संक्षारण से बचाव के उपाय, जस्तीकरण। पहला है जस्तीकरण। जस्तीकरण का मतलब ये है कि उस पर हम जैसे कि विद्युत द्वारा, या ऐसे समझ सकते हो जस्तीकरण के लिए कि जस्ता का पेंट चढ़ा देते हैं। विद्युत द्वारा हम जस्ता की, जो जस्ता गला हुआ होता है, वो हम चढ़ा देते हैं किसी अपने किसी वस्तु पर, लोहे की वस्तु पर, जिससे कि वो ख़राब ना हो। ठीक है? तुमने साइकिलों के रिम देखे होंगे, साइकिलों के रिम पे जस्तीकरण किया ही होता है। तो ऐसे हम बचा सकते हैं। ऐसे उस पर पानी तो पड़ता है, लेकिन बहुत दिनों तक जल्दी ख़राब नहीं होते रिम पे। धातु की सतह पर पेंट करना। अगर धातु की सतह पर हम पेंट कर दें तो भी उस पर जंग नहीं लगेगी, अर्थात धातु का संक्षारण नहीं होगा। धातु पर तेल या ग्रीस लगा देना। आपने देखा होगा, तेल या ग्रीस लगा देते हैं तो भी उस पर संक्षारण नहीं होता है उस धातु का जल्दी। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, चलो। ये है, तो जस्तीकरण को मैं लिखवा भी दिया। जस्तीकरण का मतलब हम विद्युत लेपन भी कह सकते हैं। मतलब विद्युत विधि द्वारा जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को जस्तीकरण कहते हैं। जैसे कि होता क्या है, विद्युत विधि लेपन होती है, उसमें क्या होता है कि जस्ते को गलाया जाता है विद्युत में, करंट की उपस्थिति में। जब जस्ते को गलाया जाता है तो जस्ते का लेप बन जाता है, और वो लेप धातु पर चिपका दिया जाता है, धातु पर पेंट कर दिया जाता है, जिससे कि उस धातु पर जंग नहीं लगती है। मेरे हिसाब से जस्तीकरण आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं विकृतगंधता की। विकृतगंधता क्या है? तो विकृतगंधता को समझने के लिए आपको मैं कुछ घरेलू एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब खाना होता है, खाने को हम शाम को अगर रख देते हैं गर्मियों के दिनों में, तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, ऑक्सीजन से क्रिया करके खाना का ऑक्सीकरण हो जाता है। मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में खाना फिर वो क्या होता है, हल्के हल्के ख़राब होने लगता है। जब हम सुबह को देखते हैं तो उसमें महक सी आने लगती है, अर्थात उसकी जो गंध होता है, गंध में उसके परिवर्तन हो जाता है। तो इस क्रिया को हम कहते हैं विकृत गंधता। मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। अच्छा, और भी समझ सकते हैं। देखिएगा, आपको जो दुकान पे मिलते हैं कुरकुरे मिलते हैं खाने के लिए, कुरकुरे हैं और भी सोया वगैरह हैं और नमकीन है ना? आपने देखा होगा कि उसके अंदर एक गैस भरी रहती है, तो वो गैस होती है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस क्यों भरी रहती है? क्योंकि वो गैस किसी से क्रिया नहीं करती है। अर्थात अगर उसमें से नाइट्रोजन गैस निकाल ली जाए तो उसमें ऑक्सीजन क्या करेगी? ऑक्सीजन उसमें एंट्री कर जाएगी, और जब उसमें ऑक्सीजन एंट्री कर जाएगी तो वो कुरकुरे जो भरे हैं
उनका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, अर्थात वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेंगे तब उनकी विकृत घनता हो जाएगी, अर्थात वो सील जाएंगे और वो खराब हो जाएंगे, तब ये क्रिया क्या हो गई, विकृत घनता। ठीक है, तो जो मैंने लिखा है वो पढ़ के सुना देता हूँ, लेकिन जो मैं ऑडियो बोल रहा हूँ इसको आप गौर से सुनिएगा। ठीक है, तो वसा युक्त खाद्य पदार्थ, वसा युक्त खाद्य पदार्थ का मतलब ये होता है तेल से छुका हुआ कोई भोजन। ठीक है ना, खाद्य पदार्थ मतलब कोई भी खाने वाली चीज़ हो सकती है। तो वसा युक्त खाद्य पदार्थ या भोजन ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है तब उस भोजन की गंध या स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। इस क्रिया को हम विकृत घनता कहते हैं, या इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, विकृत घनता कहते हैं। देखिएगा, मैंने अपनी कोचिंग में ये बच्चों को लिखवाया है, तो एक मेरी बड़ी अच्छी स्टूडेंट है, इसका बहुत अच्छा राइटिंग है, चिरागनी, एफएस सेंट्रल कॉलेज की, तो मैं भी वहीं टीचिंग करता हूँ। तो उसने ये लिखा हुआ है, मेरे पास उतना टाइम नहीं है मैं नोट्स लिखूँ, उसी बच्चे ने लिखा है, लेकिन अच्छा लिखा है, कहीं गलती होती तो बता दूंगा मैं आपको। तो बस ये है, ये लिखा है बसा एवं तेलीय पदार्थ का विकृत घनता से बचाव। अच्छा हाँ, जो बसा एवं तेलीय पदार्थ, बसा युक्त जो पदार्थ होते हैं, जो बसा से बने हुए पदार्थ होते हैं, या तेल, जो बसा युक्त पदार्थ या तेल युक्त पदार्थ बाकी एक है। ठीक है ना, बसा वाले पदार्थ, बसा का मतलब होता है जैसे घी वगैरह, घी से छुकी हुई कोई चीज़, घी से बनी हुई कोई चीज़, और तेलीय मतलब तेल से बनी हुई कोई चीज़ है। ठीक है, कोई पदार्थ है या कोई भोजन है। बसा या तेलीय पदार्थ का विकृत घनता से बचाव, मतलब कहने का मतलब ये है विकृत घनता से हम बचाव कैसे करें, जो हमारा भोजन खराब हो रहा है, जो घुस रहा है, वो कैसे बचाएं उसके लिए। ठीक है ना, तो देखो तरीके देखो उसके क्या क्या हैं बचाने के। ठीक है ना, तो उसके मैं तरीके आपको बताता हूँ। तो पहला देखिए, वसा एवं तेलीय पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट डालने से इसे विकृत घनता से बचाया जा सकता है। तो जो भी खाना है उसमें एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ डाल दो। एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि ऑक्सीजन से क्रिया नहीं होने देते। ठीक है ना, ऑक्सीजन से क्रिया होने से बचाए रखते हैं, ऐसे पदार्थों को एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ कहते हैं। तो वो डाल दें हम उसमें, तो क्या होता है, वो ऑक्सीजन से हमारा भोजन जल्दी क्रिया नहीं करेगा और हमारा भोजन सही रहेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, खाद्य पदार्थों के पैकिंग के समय पैकेट या बर्तन से ऑक्सीजन निकालकर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। हाँ जी, अब देखिएगा कोई भी भोजन है, मान लीजिए कुरकुरे बन रहे हैं, ठीक है, तो कुरकुरे से हम क्या करते हैं, कुरकुरे में जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, जो भी उसके कुरकुरे के पैकेट में, उसमें से हम ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं और उसमें नाइट्रोजन गैस की एंट्री करा देते हैं। जब ऑक्सीजन निकल जाएगी तो विकृत घनता नहीं होगी, और नाइट्रोजन गैस जो है वो खाने को ख़राब नहीं करती है, अर्थात वो ऑक्सीकरण नहीं करती, इससे हमारा खाना सेफ बचा रहेगा। समझ में आ गया। पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट ये था कि उसमें ऑक्सीडेंट पदार्थ डालने, कोई भी हमारा भोजन है उसमें एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ डाल दें जिससे कि विकृत घनता उसका ना हो। सेकंड पॉइंट क्या है कि हम जब भी हम अपने खाने की पैकिंग करें, मतलब खाना पैकेट में पैक कर रहे हैं, तो उसमें से ध्यान रहे ऑक्सीजन गैस निकाल करके उसमें नाइट्रोजन गैस भर दें। ठीक है, और थर्ड पॉइंट देखिएगा, खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण ना हो, खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण ना हो तो इसलिए हम उसके बर्तन से ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। ये पूरा पॉइंट नहीं लिखा है बच्चे ने। हाँ, खाद्य पदार्थ है उसका ऑक्सीकरण ना हो इसीलिए हम उसके जो बर्तन है, उसका जो पैकेट है, उसमें से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। ये बच्चे ने पूरा लिखा, आप लिखना ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट पूरा लिख लेना आप। तो मुझे लगता है कि आपको इतना क्लियर होगा। अब रासायनिक समीकरण की बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं, इसमें मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ 10th क्लास का साइंस, मैं आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा और आप स्क्रीनशॉट ले लेकर के अपना काम कंप्लीट करते जाएं। ये नोट्स मैंने जो बनाए हैं, इस नोट्स में मैंने NCERT के एक क्वेश्चन 100% क्वेश्चन कराए हैं, और ये नोट्स के लास्ट में नहीं मिलेंगे, नोट्स के बीच बीच में ही मिलेंगे, आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे। टॉपिक कंप्लीट होगा तुरंत उसे क्वेश्चन सब मिलते जाएंगे। ठीक है ना, तो आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपने ये नोट्स पढ़ लिए तो 100% कह रहा हूँ कि आपके 95+ नंबर आएंगे, क्योंकि मेरे कई बच्चों के 97, 99, 94, 95 ऐसे आ चुके हैं। कई सालों से मैं देख रहा हूँ रिजल्ट बहुत अच्छा रह रहा है। तो आप इसको पढ़ते रहिए, आपके 100 नंबर भी आ सकते हैं अगर आप इसको कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे। ठीक है ना, तो और इसको सही से पढ़ने के लिए और कंप्लीट कोर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आपको रोज़ाना वीडियो मिलती रहे। ओके, अब हम समीकरण की बात करते हैं। देखिएगा, समीकरण समीकरण क्या होता है, समीकरण के लिए मैं आपको बता चुका हूँ समीकरण क्या होता है। समीकरण क्या होता है आपको क्लियर है
कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उस रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम अपने शॉर्टकट में लिख दें, किसी भी तरीके से संक्षिप्त रूप में लिख दें, तो ये क्रिया क्या कहलाती है? समीकरण कहलाती है। ओके, तो समीकरण सूत्रों या प्रतीकों द्वारा ही हम लिखते हैं। ठीक है, तो समीकरण दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है संतुलित रासायनिक समीकरण और एक होती है असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है ना, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इस तरह गौर करते हैं। देखिएगा, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक तरफ अभिकारक होता है और एक तरफ क्या होता है, एक तरफ प्रोडक्ट होता है। ठीक है, देखिएगा कोई भी, जैसे कि यही रासायनिक अभिक्रिया है, ये देखिएगा, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिएगा H कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे H कितने हैं, 2 हैं। यहाँ I कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ I कितने हैं, 2 हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जहाँ पर जिसमें अभिकारक में तत्वों की संख्या, देखो अभिकारक में हाइड्रोजन के तत्व संख्या कितने हैं, 2 हैं, और प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 हैं। आयोडीन यहाँ कितने हैं, अभिकारक में 2 हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 हैं। ठीक है ना, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक में तत्वों की संख्या और प्रोडक्ट में तत्वों की संख्या बराबर हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। ठीक है ना, तो मुझे लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया होगा संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो हम दो ऐसे भी कह सकते हैं, देखो इसको हम कहते हैं LHS पार्ट, क्या बोलते हैं, LHS पार्ट, और ये क्या है, RHS पार्ट है। तो वह अभिक्रिया जिसके LHS और RHS दोनों में तत्वों की संख्या बराबर हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। देखो दो प्रकार की है, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखो संतुलित रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के तत्वों की संख्या और उत्पादों में तत्वों की संख्या या परमाणु की संख्या समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ H कितने हैं, देखो यहाँ H कितने हैं, गौर से फिर देख लो एक बार, H कितने हैं, 2, अभिकारक के अंदर कितने हैं, 2, यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर भी 2 ही हैं। संतुलित आयोडीन 2 हैं और यहाँ पे भी 2 हैं, संतुलित हो गई। ठीक है, हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 हैं। ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन थे मगर बटे 2 कर दिए, तो एक रह गया ऑक्सीजन, 2 से भाग करेंगे तो 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी 1 ऑक्सीजन है। तो इस अभिक्रिया के अभिकारकों में तत्वों की संख्या और प्रोडक्ट में तत्वों की संख्या जब बराबर है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है ना, अब हम दूसरे तरीके से बात करते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण की। ठीक है, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण वे समीकरण ही होती हैं, देखो जरा, असंतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण होती है जिसमें तत्वों की संख्या कैसी हो, असमान हो। ठीक है, दोनों तरफ असमान हो। देखो ये अभिकारक हैं, ये क्या है, अभिकारक हैं, ये उत्पाद है, ये प्रोडक्ट है। अभिकारक तत्व से कितने हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पे 2 है H, यहाँ पे भी 2 H है। ठीक है, संतुलित है मान लिया, चलो ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 2 है और यहाँ कितना है, 1 है। तो ये क्या कहलाएगी, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगी, क्योंकि इस अभिक्रिया के अभिकारक में तत्वों की संख्या और उत्पादों में तत्वों की संख्या असमान है, इसलिए हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है ना, तो पढ़ के सुना देता हूँ। देखो रासायनिक समीकरण जिनको अभिकारकों एवं उत्पादों में तत्वों की संख्या समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसमें थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, इस बच्चे ने अच्छा ही लिखा है, तुम लोग सही कर लेना, ऐसा होना चाहिए। वह रासायनिक समीकरण जिनको अभिकारकों एवं उत्पादों में तत्वों की संख्या असमान होती है, जिनके होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, गलत लग गया। वह रासायनिक समीकरण जिनके अभिकारकों एवं उत्पादों में तत्वों की संख्या असमान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग सही कर लेना, ये बच्चे ने मिस्टेक कर दी है लिखने में। तो इस अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों में ऑक्सीजन की संख्या समान नहीं है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिएगा, ये देखो कितने हैं यहाँ पर ध्यान से देखो जरा, यहाँ पे N कितने हैं, यहाँ पे N देखो कितने हैं, N यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पर देखो N 1 है, असंतुलित हुआ। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे कितने हैं, 3 है, तो असंतुलित हुआ। तो यहाँ पे तत्वों की संख्या, अभिकारकों में तत्वों की संख्या और उत्पादों में तत्वों की संख्या कैसी है, असमान है।
ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो इसको भी समझिएगा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना भैया क्यों जरूरी है, ऐसी क्या कोशिश जरूर पड़ गई कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन स्टार्ट हैं आपके, यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हैं काफ़ी, तो मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा ये क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है, काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, मैं इसको बना दूँ तो ऐसा ज़्यादा लंबा नहीं होगा। सुनो, अच्छा देखो, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को स्पष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। द्रव्यमान संरक्षण क्या होता है, ठीक है ना। द्रव्यमान संरक्षण का मतलब ये है, कोई भी अभिक्रिया है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कोई भी अभिक्रिया है तो इसके इस पार्ट में, ठीक है ना, कोई अभिक्रिया है तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि अभिक्रिया होने से पहले जो अभिकारक हैं और अभिक्रिया होने के बाद परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। तत्वों की संख्या कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये कक्षा 9 में आपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा होगा कि अर्थात कोई भी अभिक्रिया होने से पहले और अभिक्रिया होने के बाद जो हमारा पदार्थ है उसके द्रव्यमान में अंतर नहीं आना चाहिए। जैसे कि आपका खाना है, ठीक है, खाना आप शाम को रख दें, या हाँ चलो खाना शाम को रख दें और वो मान लीजिए उसमें सड़न हो जाए सुबह तक, तो खाने का वजन बढ़ जाएगा, नहीं। खाना है या पदार्थ है उसकी रासायनिक क्रियाओं में चेंजिंग हो जाएगी मगर उसका वजन नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। तो उसका जो वजन पहले था वही रहेगा, अर्थात अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान हमेशा समान रहता है, इसीलिए इनको बराबर करना आवश्यक है। तभी तो हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना अति आवश्यक है। ठीक है।